चलिए इसे समझते हैं। आज ना दुनिया थोड़ी बिखरती हुई, टूटती हुई सी महसूस हो रही है। हर तरफ देखो तो बस झगड़े और बंटवारे की ही बातें हैं। लेकिन सोचो जरा, क्या हो अगर असली ताकत एक जैसा होने में नहीं बल्कि बिल्कुल इसके उलट अलग अलग होने में हो। चलो इमेजिन करते हैं, साल है मार्च 2026। अब जंग सिर्फ एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन नहीं है बल्कि एक कड़वी सच्चाई बन चुकी है। मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है, यूरोप में टेंशन बिल्कुल चरम पर है और पूरी दुनिया एक अजीब से अनजाने डर में जी रही है। और लोग लड़ किस बात पर रहे हैं? वही चीजें, वही पुरानी चीजें जिन्होंने हमें सदियों से बांटा है। धर्म, भाषा, हमारी पहचान। ऐसा लग रहा है जैसे यही डिफरेंसेस हमें एक दूसरे से बस दूर और दूर करते जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे केओस के बीच एक ऐसी जगह है जो इस पूरे डिवीजन के लॉजिक को गलत साबित करती है। एक ऐसा देश जहां हजारों अलग अलग पहचानें कमजोरी नहीं बल्कि उसकी असली ताकत है। और यहीं हम मिलते हैं एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो आइए इस आइडिया को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। और सच कहूं, इसके लिए इंडिया से बेहतर केस स्टडी शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आखिर सवाल तो ये है कि कैसे इतनी ज्यादा वैरायटी वाला देश एक होकर न सिर्फ जिंदा है बल्कि आगे बढ़ रहा है। अगर दिल से देखें ना तो इसका मतलब बहुत ही खूबसूरत और सीधा है। ये वो एहसास है जो आपको एक होने का, अपनेपन का अनुभव कराता है। भले ही आपके आसपास लोग बिल्कुल अलग भाषा बोलते हो, अलग तरह से पूजा करते हो या अलग तरह से रहते हो, ये बस एक साथ एक होने का नाम है। अब इसका स्केल देखो, मतलब इट्स माइंड बॉगलिंग। सीरियसली, हम यहाँ बात करें 1.4 बिलियन लोगों की, 140 करोड़ लोग, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है और उसके ऊपर से सैकड़ों अलग बोलियां, हजारों अलग अलग कल्चर्स, और ये सब एक साथ एक ही बॉर्डर के अंदर। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, राइट? ये सब जुड़ा कैसे रहता है? महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस रूह को क्या खूबसूरती से इन शब्दों में पिरोया है, मैनी इन द वन। मतलब एक को बनाने के लिए अनेक को मिटाना जरूरी नहीं है, बल्कि वो एक इन्हीं अनेक से बना है और उन्हीं से तो मजबूत हुआ है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक बड़ी फिलोसॉफिकल सी बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये यूनिटी इस देश की डीएनए में ऐसे रची बसी है जैसे शायद आपने स्कूल की किताबों में ना पढ़ा हो। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे छुपे हुए सबूत। देखिए, ये एकता कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक साझी विरासत की नींव पर बनी है। नंबर 1, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनल कॉपी है ना, वो खुद एक कलाकृति है। इसमें देश के पूरे इतिहास, रामायण और महाभारत से लेकर मुगल बादशाह अकबर तक की तस्वीरें हैं। मतलब कानून खुद एक कॉमन लेगेसी को मानता है। दूसरा, साइंस। स्टडीज बताती हैं कि इंडियंस का जेनेटिक मेकअप इतना ज़्यादा मिक्स्ड है कि बायोलॉजिकली हर कोई कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और तीसरा, जहाँ इतनी सारी भाषाएं हैं वहाँ आज़ादी के बाद इंग्लिश ने एक ब्रिज का काम किया है, नॉर्थ और साउथ को जोड़ने के लिए। और यहीं से हम आते हैं सीधा वहीं जहाँ से हमने शुरुआत की थी, एक ऐसी दुनिया जो केओस में है। इंडिया की शांति को सही मायने में समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि बाकी देश आखिर टूट क्यों रहे हैं। तो चलिए अपने 2026 के सिनेरियो पर वापस चलते हैं। ईरान, इजराइल और यूएस के बीच जंग क्यों छिड़ सकती है? आखिर वो क्या चीज है जो देशों को उस हद तक पार ले जाती है जहां बातचीत बिल्कुल खत्म हो जाती है? इसके 3 बड़े कदम थे। पहला, एक न्यूक्लियर डेडलाइन क्रॉस हो गई जिससे ट्रस्ट यानी विश्वास पूरी तरह से टूट गया। दूसरा, एक इकोनॉमिक वॉर शुरू हुआ जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया की ऑयल सप्लाई रोकने की धमकी दे दी, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी तबाह हो सकती थी। और सबसे आखिर में डायलॉग गैप, जब लीडर्स ने अपनी ईगो को, अपने घमंड को बातचीत से ऊपर रखा तो नतीजा तबाही ही हुआ। और यहाँ ये फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। जब दुनिया पूछती है इंडिया किसकी साइड पर है, तो जवाब बहुत सिंपल है, इंडिया शांति की साइड पर है। जहां दूसरी जगह सड़कें पहचान के नाम पर बन रही हैं, वहीं इंडियन मार्केट्स में हर धर्म के लोग एक साथ काम करते हैं। ये डाइवर्सिटी यहाँ झगड़े की वजह नहीं बल्कि इस केओस के खिलाफ एक ढाल बन जाती है। लेकिन ये सिर्फ बड़ी बड़ी देशों की बातों तक सीमित नहीं है। ये यूनिटी का आइडिया हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जिंदा रहता है। इसे सही से समझने के लिए आपको इसे जमीन पर रियल लाइफ में देखना होगा। एक पल के लिए सोचिए, आप एक ट्रेन में इंडिया क्रॉस कर रहे हैं। जब आप पंजाब से गुजरते हैं तो वहाँ की बोली, खाने की खुशबू सब बिल्कुल अलग है।
फिर कुछ घंटों बाद आप बंगाल में हैं और सब कुछ बदल जाता है। और जब आप साउथ में तमिलनाडु पहुंचते हैं तो एक नई दुनिया ही आपके सामने आती है। लेकिन जादू पता है क्या है? आपने देश कभी छोड़ा ही नहीं। इतनी अलग अलग दुनिया एक ही ट्रेन में, एक ही देश में। ये डाइवर्सिटी हर चीज को अमीर बनाती है, रिच बनाती है। खाने में देखो, कोर इंग्रेडिएंट्स वही हैं, चावल, गेहूं, दाल, लेकिन उनसे अनंत तरह के पकवान बनते हैं। एक ही कपड़ा, साड़ी 100 से ज्यादा अलग अलग तरीकों से पहना जाता है। और फसल काटने के त्योहार देश भर में अलग अलग नामों से, पोंगल, बिहू, लोरी मनाए जाते हैं, लेकिन सबके पीछे शुक्रिया और एकजुट होने की भावना एक ही है। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़ें, आखिरी सीख क्या मिलती है? इस लड़ती हुई दुनिया के लिए डाइवर्सिटी के जिंदा एक्सपेरिमेंट में आखिर क्या मैसेज छुपा हुआ है? असली बात ये है, आज हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा मिसाइल नहीं बल्कि गलतफहमियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। जिस पल हम किसी की अलग भाषा या उसके धर्म को एक खतरे की तरह देखना शुरू करते हैं ना, हम उसी तबाही के रास्ते पर निकल पड़ते हैं जो हमने दुनिया में दूसरी जगह देखी है। आखिर में एक देश की असली ताकत सिर्फ उसकी इकोनॉमी या उसकी फौज से नहीं नापी जाती। इंडिया की सबसे बड़ी, सबसे असली ताकत उसकी डाइवर्सिटी है, क्योंकि डाइवर्सिटी बांटती नहीं, वो जोड़ती है। ये लचीलापन पैदा करती है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है और सबसे जरूरी, स्वीकार करने का, एक्सेप्टेंस का सबसे बुनियादी सबक सिखाती है। और अगर इस पूरे एक्सप्लेनर से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, यूनिटी का मतलब सबको एक जैसा बनाना बिल्कुल नहीं है। यूनिटी का असली मतलब है रिस्पेक्ट। असली एकता तब पैदा होती है जब हम अपने डिफरेंसेस की दिल से इज्जत करते हैं। तो जाते जाते हम आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। 1 अरब से ज्यादा डिफरेंसेस वाले इस देश में आपके हिसाब से वो कौन सी एक चीज है जो सबको सच में जोड़ती है? क्या वो क्रिकेट का जुनून है, खाने का प्यार है, या फिर तिरंगे का गर्व? हमें कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइए।